हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर को आगे कंटिन्यूस करेंगे। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर के बारे में बताया था, प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, टर्सरी सेक्टर के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सेक्टर का हिस्टोरिकल व्यू क्या है, एट प्रेजेंट में कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम अपने तीनों चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर आर विच सेक्टर इन विच those economic activities included which are related to natural resources। प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग होगा, फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। ये हमारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में हम वो सारी क्रियाएं लेते हैं जो हमारे रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में तैयार कर देते हैं, इसीलिए इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोला जाता है। थर्ड था हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में वो सारी सर्विसेज इंक्लूड है जो प्राइमरी सेक्टर को ग्रोथ में हेल्प करती हैं। बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, मार्केटिंग हुआ, ये सारी फैसिलिटी हमारी टर्सरी सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया था एट प्रेजेंट पे बहुत सारी नई फैसिलिटीज़ भी है जो हमारी सर्विसेज सेक्टर के अंदर ऐड की गई हैं, जैसे एटीएम बूथ्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, हमारी कॉल सेंटर्स हैं, मैनी अदर्स ऑल्सो विच आर हाईलाइट एंड मेक द इम्पोर्टेंट सर्विस सेक्टर। अब हम जानते हैं इन सेक्टर के हिस्टोरिकल व्यू के बारे में। 1947-48 के टाइम पे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हम कह सकते हैं 75% से भी लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड थे। तो अर्ली टाइम में पहले के समय पे जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था इंडिया के अंदर। धीरे धीरे हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे हमारा टर्सरी सेक्टर ग्रोथ हुआ। 2013-14 के बाद एम्प्लॉयमेंट का रेशो चेंज हो गया। 13-14 के बाद से टर्सरी सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एज द कंपैरिजन ऑफ टू सेक्टर्स। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के अंदर, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, IT सेक्टर है और बहुत टाइप की सर्विसेज को हमारे आज के टाइम पे टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए स्कोप और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है हमारी टर्सरी सेक्टर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको बताना है कि एट प्रेजेंट में 2013-14 के बाद से टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। प्रीवियस टाइम पे हमें प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करता है, लेकिन अब हमारा चेंज हो चुका है, टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि हम अपनी इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ाना है। जिस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती और इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल इंडिया के पास होने के बाद भी हमारी ग्रोथ रेट बहुत स्लो है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले हम ये जान लेते कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशंस है जब एक काम करने के कैपेबल पर्सन को एज एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पे वर्क नहीं मिल रहा है। वो काम की तलाश कर रहा है, काम को खोज रहा है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, उस पर्सन को ही हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। आपके सिलेबस के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दी गई है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब छुपी हुई बेरोजगारी, जहाँ पे आपके एक्सेस में पर्सन काम कर रहे हो एज द रिक्वायरमेंट, उसको हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फील्ड के अंदर काम करने की जरूरत है सिर्फ 10 पीपल की और वहीं पे 15% वर्क कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5% है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा एक्सेस में पीपल वर्क करते हैं, उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि हम किस तरीके से इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज ऑल्सो, बिकॉज साउंड माइंड ज़्यादातर ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करता है और प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू बिजनेसिस, बाय प्रोवाइडिंग लोन ऑन द लो इंटरेस्ट रेट, विद द हेल्प ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, विद द हेल्प ऑफ MNCs, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं।
इस वीडियो में यहीं तक का जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट का ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज के सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी के अंदर अलग अलग सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका प्रॉपर रेशो क्या है, पहले वो क्या था, आज के टाइम पे क्या है। तो याद रहे इस टॉपिक में हमने क्या जाना। इस टॉपिक में हमने पहले छोटा सा व्यू लिया तीनों सेक्टर्स के बारे में, फिर हमने जाना कि आज के टाइम पे कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, पहले कौन सा सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। प्लस में आज हमने ये भी जाना कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।